तो सबसे पहले मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में जब हम बात करते हैं तो आज जो हमारा जब फर्स्ट क्लास होती है तो इसमें पहला पॉइंट जानना होगा कि चर क्या होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक है, पूरी इकोनॉमिक्स में केवल चर के रिलेशनशिप को अगर आपने समझ लिया तो आपको फलन समझने में आसानी हो जाएगी, और जितना ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन होता है उन ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन को भी आप अच्छे से संपादित कर सकते हो। तो सबसे पहले जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो देखो, वेरिएबल शब्द से ही हमको समझ में आता है कि ऐसा चर जिसका मान कॉन्टिन्यू बदले, ऐसा चर जिसका मान कॉन्टिन्यू बदले, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स, यानी जो वेरी करे। अब देखो, चर क्या होता है, ये वेरिएबल होता है, और वेरिएबल क्या होता है, ये कॉन्टिन्यू इसका मान बदलता रहता है। अब दो प्रकार के वेरिएबल ज्यादा इंपॉर्टेंट माने गए हैं। एक आपका होता है स्वतंत्र चर, स्वतंत्र चर होता है, इसे हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं। एक ऐसा वेरिएबल जिसका मान स्वतः बदले। ठीक है, जैसे अब स्वतः कैसे मान बदले, जैसे आपका हम टाइम ले लें। ठीक है, आप पढ़ रहे हो, टाइम चल रहा है अपनी स्पीड से, अगर आप पढ़ रहे हो तो चल रहा है, नहीं पढ़ रहे हो तो भी टाइम चल रहा है। तो ये स्वतंत्र चर है, इस पर आपका बस नहीं चल सकता है। ठीक है, तो टाइम है, सूर्य का प्रकाश आता है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ऐसा नहीं कि आप यूनिवर्सिटी नहीं जाओगे तो सूर्य नहीं निकलेगा, ये इनकी गति ऑटोमेटिक है। तो यानी समय की चाल या अदर चीजें जो लगातार, यानी जिस पर हम उन वेरिएबल्स को प्रभावित नहीं कर सकते हैं और उनमें परिवर्तन स्वतः होता रहता है, यानी स्वतंत्र चर वो होता है जिसमें परिवर्तन स्वतः हो, यानी ऑटोमेटिक परिवर्तन पाया जाए, तो उन वेरिएबल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वतंत्र चर बोलेंगे। ठीक है, अब दूसरा वेरिएबल जो हमको दिखाई पड़ता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो जिसका मान किसी अन्य वेरिएबल पर निर्धारित हो। ठीक है, तो अन्य वेरिएबल पर निर्धारित होने का मतलब क्या हुआ कि ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है ऊपर वाले इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर इसका मान निर्भर करता है। ठीक है, अब मैं कह दूं कि क्या हो जाएगा कि हमारे पास टेम्परेचर है, टेम्परेचर मैं लेता हूं, इट विल बी डिपेंड अपॉन, ये किस पे ऊपर निर्भर करता है, ये ताप के ऊपर निर्भर करता है। जो टेम्परेचर होता है सूर्य के प्रकाश के ऊपर निर्भर करता है, यानी ये हीट के ऊपर निर्भर करता है कि सूर्य के प्रकाश में हीट कितनी है। तो अगर हीट का मान स्वतंत्र रूप से बढ़ता जाएगा तो निश्चित रूप से आप क्या कहोगे, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये एक मैंने नॉर्मल एग्जांपल लिया। अब देखिए इकोनॉमिक्स में हम लोग ले लेते हैं एग्जांपल स्वतंत्र चर के अंतर्गत, जैसे हमने ले लिया मूल्य। इस समय देखिए सब्जियों का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, बट ये प्राइस क्या है, स्वतंत्र चर है। ठीक है, स्वतंत्र चर है, ये ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। ऐसा नहीं कि आपको भूख लगी है इसलिए प्राइस बढ़ रहा है, या भूख आपको नहीं लगी है इसलिए प्राइस बढ़ रहा। तो यहां पर हमारा जो प्राइस है वो स्वतंत्र चर है, बट उस प्राइस के आधार पर हम जब मार्केट से कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वो कहलाती है हमारी आश्रित चर, और वो कहलाता है डिमांड। यानी जो डिमांड होगा इट विल बी डिपेंड अपॉन द प्राइस। तो इकोनॉमिक्स में हम क्या कहेंगे कि जो डिमांड होता है ये प्राइस द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, प्राइस द्वारा निर्धारित होता है। तो प्राइस आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और डिमांड क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, आश्रित चर हो गया। एक पर्टिकुलर टाइम रेफरेंस के संदर्भ में मैं ये बातें कह रहा हूं। ठीक है, एक टाइम रेफरेंस के संदर्भ में मैंने अदर वेरिएबल को कांस्टेंट अभी मान लिया है। इन दो वेरिएबल के रेफरेंस में मैं केवल बात कर रहा हूं। ठीक है, आज आप स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट्स मेरे साथ जितने जुड़े हैं ये डिपेंडेंट वेरिएबल है किस पर, टीचर पर है, टीचर पर डिपेंड। ठीक है, टीचर पढ़ाता है
तो इनको समझ में चीज़ें आती हैं, यानी ये टीचर के ऑर्डर्स को मान रही हैं। तो टीचर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, मुझे 2 दिन मेरी तबीयत नहीं सही थी, मैंने क्लास नहीं लिया, सपोज दैट, तो ये मेरा इंडिविजुअल डिसीजन है, हम आपसे नहीं पूछेंगे। तो इसीलिए देखिए टीचर का जो डिसीजंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए हम क्या कहेंगे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट आपको क्लास लेनी है, ये निर्णय किस पे डिपेंड करता है? टीचर के निर्णय पे करता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट और टीचर के बीच में जो रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश किया गया है, तो एक वेरिएबल आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है और दूसरा वेरिएबल क्या हो जाता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। ठीक है, अब कभी कभी मैंने देखा परिस्थितियां होती, कभी कभी कुछ स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होते हैं और वो टीचर को बताने लगते हैं कि सर ये चीज़ मैंने पढ़ी थी, अमेरिका में गया था और वहाँ के लाइब्रेरी में ये चीज़ मैंने पढ़ी। तो टीचर बहुत अच्छे टीचर होते हैं, वो तुरंत स्टूडेंट से बोलते हैं कि प्लीज़ मुझे भी बताओ आपने क्या पढ़ा था। तो कभी ऐसी परिस्थितियाँ बन जाए कि टीचर आपसे सीखने लगे, तो वहाँ पर ये रिलेशनशिप उल्टा हो जाएगा। वहां पर स्टूडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा और टीचर आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो हमने बताया ना कि एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंतर्गत एक वेरिएबल डिपेंडेंट तथा दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट पाया जाता है, लेकिन दूसरी परिस्थिति में दूसरे समय के अनुसार ये परिवर्तन क्या हो जाता है? मान्य हो जाता है, अनुमान्य हो जाता है, यानी ये रिलेशनशिप टूट जाता है। तो इन्हीं दो वेरिएबल के बीच की जो टेक्निकल रिलेशनशिप होता है, उस टेक्निकल रिलेशनशिप को हम लोग फलनात्मक संबंध कहेंगे, यानी दैट इज कॉल्ड फंक्शनल रिलेशनशिप। तो आपको फंक्शनल रिलेशनशिप अब यहां पर आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी कि व्हाट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप कैसे होगा? यानी फंक्शनल रिलेशनशिप कंबाइनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। ठीक है, जिसमें से एक वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और दूसरा आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। इनके बीच के संबंध को, और वो भी टेक्निकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है, तो इसे हम लोग फंक्शनल रिलेशनशिप कहते हैं। सपोज दैट एक वेरिएबल है जो हमारे पास x है और x को मैंने कहा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x को मैंने क्या कहा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वहीं पर मेरे पास एक दूसरा वेरिएबल है जिसको मैंने क्या कहा? डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो मैंने दो वेरिएबल हैं। अब इसको मैं फंक्शनल रिलेशनशिप में कैसे लिखूंगा? y इज द फंक्शन ऑफ x। हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे इसको लिखेंगे कि यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इक्वल के हरदम, आपको पूरी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में मैं दिखाऊंगा कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इक्वल के बाएं साइड होता है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो आपका फंक्शन के दाहिने साइड रखना होगा। तो इस कंडीशन को लेकर के आपको पूरे इकोनॉमिक्स में चलना होगा। अब आपके मन में आता होगा कि अगर सर समीकरण कुछ ऐसे होते हैं, समीकरण या समीका, ठीक है, वो इस फॉर्म पे ना रखे हो तो हम कैसे कहें? ठीक है, हाँ, इंप्लिसिट फंक्शन के अंतर्गत मैंने देखा। ठीक है, कभी कभी मुझे ऐसा दिखाई पड़ता है y प्लस एक्स इक्वल टू 10। लो, वी कैन नॉट डिफाइन कि कौन सा वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बिकॉज ऑफ एक्स और वाई का नेचर मुझे नहीं पता है। तो ऐसे भी फलन आपको मिल जाते हैं कि आपको अचानक मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में एक ऐसा फलन मिल जाता y और x, और हमको ये नहीं डिफाइन किया गया कि x वेरिएबल डिपेंडेंट है या y वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। तो इस प्रकार के फंक्शंस को भी हमको डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के रूप में क्लासिफाई करना पड़ेगा और उसको हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इस तरह के इक्वेशंस को हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशन के नाम से जानते हैं और वर्तमान में इकोनॉमिक्स में यही सबसे बड़ी बात है। एक एज हुआ करता था जिसमें टीचर पढ़ाता था और स्टूडेंट समझते थे।
ठीक है, बहुत अच्छा एज चला आपका, आपके दादाजी, आपके पापा उस एज से गुजरे होंगे। लेकिन आज का एज ऐसा है जिसमें एक टीचर को एक स्टूडेंट भी पढ़ाते नजर आता है। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग देख लिए, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अगर हमसे कोई पूछे तो हम नहीं बता सकते हैं, बट एक जूनियर स्टूडेंट, वो हो सकता 10वीं में पढ़ रहा हो सकता वो 8वीं में पढ़ रहा हो, उसको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट बहुत अच्छे से आते हैं, डिजिटल का प्रयोग करना वो बहुत अच्छे से जानता है। तो उस परिप्रेक्ष्य में ये फंक्शनल रिलेशनशिप उल्टा हो जाता है। तो जो हमारे दिमाग में एक बैठा हुआ है कि टीचर ऑलवेज हमको लर्न करना सिखाता है, स्टूडेंट लर्न करता है, नहीं, कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जिसमें एक स्टूडेंट टीचर को सिखाने लगता है। जैसे सचिन तेंदुलकर जब छोटा था तो वो अधिक लोगों को सिखाना शुरू किया। तो आज हम जिस एज में जी रहे हैं, इकोनॉमिक्स जिस एज में आज आ गई है, वास्तव में हम साइमल्टेनियस इरा में आ चुके हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन इरा में आ रहे हैं। किसी वेरिएबल की जो आइडेंटिटी है वो आज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कल को वो डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में भी हो सकती है। ठीक है, तो इन परिप्रेक्ष्य पे जब हम रिसर्च की बात करते हैं, जब हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ते हैं, तो बहुत कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी व्यक्ति का जो डिमांड होता है, इट विल बी डिपेंड अपॉन द प्राइस। किसी व्यक्ति का जो डिमांड होता है वो मूल्य पर निर्भर करता। आप और हम सहमत हैं, हम बाजार जाते हैं और कटरा में पूछते हैं कि टमाटर क्या रेट है, वो बोलता है 120। हम डिसीजन लेते हैं कि आज नहीं खाएंगे, या खाएंगे तो 100 ग्राम खाएंगे या 250 ग्राम खाएंगे। ठीक, ठीक है। दूसरे पल क्या होता है कि प्राइस डिसाइडेड बाय डिमांड। दूसरे पल हमको दिखाई पड़ता दूसरे दिन की मार्केट में कि डिमांड ऑफ द टोमेटो इज वेरी हाई ड्यू टू द प्राइस ऑफ टोमेटो इज ऑल्सो वेरी हाई। लो, फंक्शनल रिलेशनशिप चेंज हो गया, या टमाटर की डिमांड बहुत कम हो गई है इसलिए उसका प्राइस भी डिक्लाइन करने लगा। एक दिन 160 रुपए बिका, आज 100 रुपए बिक रहा है। तो आप देखिए कि यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल का व्यवहार अचानक आपस में इंटरचेंज हो जा रहा है। अचानक आपस में जब इंटरचेंज हो जाता है तो इस प्रकार के इरा को भी समझना एक मैथमेटिकल स्टूडेंट को बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आखिर ये क्यों ऐसा हो गया। और देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि डिमांड और प्राइस के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप था। प्राइस बढ़ रहा था तो डिमांड डिक्लाइन कर रही थी, बट यहां पर पॉजिटिव रिलेशनशिप आ जाता है तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। तो यानी जो हमने थ्योरम एस्टेब्लिश की थी कि डिमांड और प्राइस के बीच में निगेटिव रिलेशनशिप है, वहीं पर जब इन वेरिएबल्स का बिहेवियर चेंज हो जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट बन जाता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, तो हम देखते हैं कि इनके बीच के रिलेशनशिप को या डायरेक्शनल रिलेशनशिप भी बदल जाते हैं। और इस तरह का इक्वेशन जब मैं डेवलप करता हूं तो P इक्वल टू 2Q प्लस 20 हो जाता है। ऐसा कुछ होता है यदि दोनों वेरिएबल के पहले पॉजिटिव सिंबल पाया जाता है, जबकि अमूमन हमने देखा कि मार्केट में जो हमको डिमांड फंक्शन दिखाई पड़ता है वो आपका 10-2Q ऐसे दिखाई 2P ऐसे दिखाई पड़ता है। यदि एक वेरिएबल के पीछे पहले आपका प्लस सिंबल तो अनदर वेरिएबल के पहले माइनस सिंबल लगा होता है। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स थ्योरम को रीडिफाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। हमने डिमांड पढ़ा, हमने सप्लाई पढ़ा, मे भी आप में से कुछ स्टूडेंट इंटरमीडिएट में पढ़ के आए होंगे इकोनॉमिक्स में, लेकिन इतनी छोटी सी बात इन्होंने नहीं सोचा होगा कि अच्छा डिमांड और सप्लाई में भी इतना क्रिटिकल रिलेशनशिप हो सकता है। और ये कौन बताता है? ये हमको फंक्शनल रिलेशनशिप, हमको वेरिएबल का नेचर और हमारे पास इनका जो बिहेवियर है वो बताता है विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब बात आती है कि क्या जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको इकोनॉमिस्टों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, अगर किसी को उन्होंने कहा कि प्राइस इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, क्या वो डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा? यस। एक परिस्थिति में अगर आपने उसको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट व्यवहार के अंतर्गत अध्ययन किया और दूसरे पल इसका व्यवहार बदल जाता है, तो अर्थशास्त्र इस प्रकार के व्यवहार को भी स्वीकार करने वाला होता है। ऐसा नहीं होगा कि इकोनॉमिक्स में थ्योरम रिजेक्ट हो जाएगी, नहीं, उस थ्योरम को भी एक्सेप्ट किया जाता है और उसको हम लोग क्या करते हैं, अनदर रूप में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जब बिहेवियर चेंज हो जाता है और बिहेवियर चेंज होने के परिणाम स्वरूप, अब देखो, मैं अगर आपके पास एक सिंपल सा है सप्लाई फंक्शन, आपने सप्लाई फंक्शन का एग्जांपल दिया होगा कि सर सप्लाई फंक्शन वो होता है जो सप्लायर करता है और सप्लाई फंक्शन के अंतर्गत जो प्राइस होता है, प्राइस किसी प्रोडक्ट का बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई भी बढ़ती है। ठीक है, और प्राइस घटने से उसकी सप्लाई भी घटती है, ऐसा हमने पाया है। ठीक है, अगर मैं इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो प्राइस है वो सप्लाई की जगह रख दूं और सप्लाई प्राइस की जगह रख दूं, तो देखिए आपको बिहेवियर क्या मिलेगा, ये सप्लाई हो जाती है, ये प्राइस हो जाता है। अगर अर्थव्यवस्था में टमाटर की सप्लाई बढ़ जाएगी तो निश्चित रूप से उसका प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेरिएबल का प्लेस चेंज होने से थ्योरम भी चेंज हो जाती है और थ्योरम चेंज होने से उससे संबंधित जो समीकरण जनरेट होते हैं वो समीकरण भी परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो, आज तक जो सप्लाई फंक्शन आपने देखा होगा, क्योंकि उसमें यह मान के चला गया था कि प्राइस बिहेविंग एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसलिए जो सप्लाई फंक्शन था वो दोनों के बीच में धनात्मक सा संबंध को स्टेब्लिश कर रहा था कि अगर किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी पूर्ति भी बढ़ेगी और मूल्य घटेगा तो उसकी पूर्ति भी घटेगी। लेकिन जैसे ही हमने क्या किया कि इसके अंतर्गत सप्लाई को हमने वेरिएबल को इंडिपेंडेंट रूप में माना, ये हमारे पास निगेटिव रिलेशनशिप के रूप में एक थ्योरम को ला करके रख देता है। यानी अगर एक वेरिएबल पॉजिटिव बिहेव करेगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल निगेटिव बिहेवियर में दिखाई पड़ेगा और इस प्रकार इससे जो फलन का जन्म होगा वो फलन क्या हो जाएगा, वो निगेटिव सिंबल से युक्त फलन होगा, निगेटिव सिंबल से युक्त होगा। तो इसे हम सप्लाई फंक्शन ही कहेंगे। अभी तक आपने पढ़ा था कि सर डिमांड फंक्शन ऐसा फलन होता है जिसमें एक वेरिएबल के पहले हम निगेटिव सिंबल देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब आपको पास क्या हो जाएगा कि नहीं, पॉजिटिव सिंबल वाले भी डिमांड फंक्शन पाए जा सकते हैं। तो ये क्रिटिकल थ्योरम जो डेवलप होती गई, ये मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स में डेवलप होती गई और आपको इन्हीं की डीपली स्टडी करनी होगी। अब तीसरी बात आती है हमारे पास कि आखिर सर इन जो फलन्स होते हैं, इन फलन को डेवलप करने के बाद इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाता है। जैसे मेरे पास एक फलन है कि ये Q इज द फंक्शन ऑफ P है। ठीक है, आपको जो मैथमेटिक की बुक होगी वो ऐसे लिख के दे देगी। ऐसे लिखने देने के बाद नीचे एक समीकरण लिखेगी। इस ऊपर वाले सिंबल का हिंट यही बताएगा कि Q को आपको एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सेप्ट करना है तथा P को एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान करके नीचे समीकरण जो दिया गया उसको आपके द्वारा सॉल्व किया जाना है। ठीक है, तो आप देखिएगा जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स होगी इसमें इस तरह का फलन जरूर रख दिया जाता है और अगर यह है तो नीचे समीकरण को सॉल्व कीजिए तथा P का मान निकालिए, ऐसे करके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों को यहां से हिंट लेना जरूरी है। अब क्या होता है कि कभी कभी मैंने देखा कि Z इज द फंक्शन ऑफ आपका X एंड Y। जो Z आपका होता है वो X तथा Y का फलन है। इसका मतलब क्या हुआ कि Z जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है,
जेड आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तथा वाई आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी ये एक ऐसा फलन है जिसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल तथा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब इस तरह के समीकरण में ऐसा भी हो सकता है कि z इक्वल टू 2x माइनस 4y। अब ये फलन हमको क्या समझाता है? फलन ये बताता है कि x वेरिएबल का z के साथ धनात्मक सहसंबंध है, यानी x का अगर मान बढ़ेगा तो z का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, और x का मान अगर घटेगा तो z का मान भी घटेगा। ये हमको यहां पे डिफाइन करता है। लेकिन वहीं पर दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो आपका y है वो मुझे ये बताता है कि अगर y का मान बढ़ेगा तो z का मान, डिपेंडेंट वेरिएबल का मान घटेगा तथा y का मान घटने पर z का मान बढ़ेगा। ये रिलेशनशिप को यहां पर स्टेब्लिश कर रहा है। ठीक है, तो यानी आपका ये द्विपदी फलन है। द्विपदी फलन का मतलब होता है कि इसमें दो चर आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करते हैं तथा अन्य जगह पर ये इंडिपेंडेंट, अन्य जगह पर यहां पर आपका x तथा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करते हैं तथा z यहां पर डिपेंडेंट वेरिएबल के रूप में काम करता है तथा z को दो वेरिएबल डिटरमाइन कर रहे हैं, दो वेरिएबल स्टेब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें ये पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, x वेरिएबल पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर इन्फ्लुएंस कर रहा है, जबकि जो y वेरिएबल है वो निगेटिव डायरेक्शन में इन्फ्लुएंस कर रहा है। ठीक है, अब मान लो इकोनॉमिक्स में एक मैं परिवार की स्थिति ले लूं कि z किसी परिवार की स्थिति है, 2x उस परिवार की इनकम है तथा 4y उस परिवार का एक्सपेंडिचर है। बहुत क्रिटिकली सोचना, जेड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक सिचुएशन है किसी परिवार की, आपके परिवार की हो सकती है, मेरे 2x इनकम है सपोज दैट, और 4y एक्सपेंडिचर है। तो आप यही देख करके कहोगे ना कि सर इस परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी वीक होगी। मैंने कहा आपने फलन देख के कैसे बता दिया? सर जो इनकम है वो दो टू पावर के साथ, यानी दो जो आपका दो के मल्टीप्लिकेशन के साथ बढ़ रहा है, जबकि एक्सपेंडिचर जो होता है वो 4 का है। ठीक है, 4 का आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, यानी खर्च परिवार ज्यादा कर रहा है तथा उसकी इनकम कम है, तो निश्चित रूप से जेड का मान निगेटिव ज्यादा होगा। ठीक है, ये कौन हमको बताया? हमको एक फलन ने संज्ञान में लाया कि एक परिवार की स्थितियां कैसी हो जाएंगी। तो हम जब सोसाइटी में स्टडी करते हैं किसी परिवार की इनकम इतनी है, एक्सपेंडिचर इतनी है, तो निश्चित रूप से हम बता देंगे कि इस सोसाइटी के लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन बड़ी वीक है। और ये कौन बताता है? ये हमको फलन बता रहा है। तो अब प्रश्न आता है आपकी तरफ से, क्या सर किसी सोसाइटी का फलन डेवलप किया जा सकता है? यस यू कैन। अगर हमको डेटा उस सोसाइटी का पता है कि उसके लोग कितना कमाते हैं और कितना खर्च करते हैं, तो दोनों वेरिएबल के आधार पे मैं इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मॉडल बता सकता हूं। और इस रिलेशनशिप को हम लोग आर्थिक क्या कहते हैं? हम इकोनॉमिक मॉडल की संख्या देते हैं। ये जो रिलेशनशिप है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक मॉडल बोलेंगे। यही इकोनॉमिक मॉडल है। आपने गुजरात मॉडल सुना होगा, ठीक है, आपने कई मॉडल सुने होंगे। ये किसी परिवार की स्टेबिलिटी का मॉडल है। अब सर ये 2 कहां से आया, ये 4 कहां से आया? तो इसके लिए ही, ये 2 और 4 को डिटरमाइन करने के लिए ही हम मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं कि ये आखिर वेरिएबल्स कहां से आए, ये फलन कैसे जनरेट हुआ। अगर आपको ये फलन जनरेट करने आ गया तो आप तो इकोनॉमिस्ट बन गए। यू कैन जनरेट अ मॉडल।
किसी के व्यक्ति का क्या होता है, किसी व्यक्ति का क्या उपभोग प्रवृत्ति का आप मॉडल जनरेट कर सकते हो, किसी व्यक्ति के सक्सेस का, किसी अर्थव्यवस्था के डेवलपमेंट का मॉडल। आज 2 वेरिएबल है, कल को आप 50 वेरिएबल ले सकते हो, 200 वेरिएबल ले सकते हो, और उन वेरिएबल के आधार पे आप पूरे स्टेट का मॉडल बना सकते हो। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो आज हमने आपके साथ जो ये बताया कि 2 वेरिएबल इंडिपेंडेंट होते हैं, और हम कह सकते हैं कि ये जो वेरिएबल P, Q, R 3 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, और एक रिसर्च स्कॉलर 200 वेरिएबल के साथ काम करता है। एक रिसर्च स्कॉलर, यानी अब आप एमए में जाओगे, एमए में जाने के बाद पीएचडी स्कॉलर होगे, 200 वेरिएबल्स होंगे, जेड एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और आपके साथ ढेर सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और वहां पर आप बताओगे कि कौन सा वेरिएबल कैसे फ्लक्चुएट कर रहा हो, जेड पर टोटली इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। ठीक है, तो ये देखिए फलन का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया। जब तक आप वेरिएबल को पहचानना नहीं सीखोगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वेरिएबल को बताना होगा। पर्टिकुलर टाइम का मतलब होता है कि इट विल बी डिपेंड अपॉन उस टाइम सिचुएशंस पे। आज यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हो, ठीक है, कल को उसी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ाने जाओगे, तो आज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के लिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। स्टूडेंट की इच्छा हुई यूनिवर्सिटी गया, स्टूडेंट की इच्छा हुई नहीं गया, सपोज दैट। ठीक है, टीचर आ रहा है, टीचर अपना काम कर रहा है, कल को आप फैकल्टी हो जाते हो, तो दूसरी समय परिस्थिति में उन वेरिएबल्स का नेचर परिवर्तित हो सकता है। इट मे बी पॉसिबल कि दूसरी परिस्थिति में उनका क्या हो जाएगा, नेचर परिवर्तित हो जाएगा, और नेचर परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप हमको ऐसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं कि अर्थव्यवस्था में चीजें बदल रही हैं। ठीक है, तो आज ये जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, इसमें फलन बहुत इंपॉर्टेंट हो गए। अब देखिए, इसमें आता है, जो फलन की मैं बात करता हूं, तो एक फलन आता है जो सबसे पहले आपको स्टडी किए होगे, बीए फर्स्ट ईयर में स्टडी किए होगे, एक दिशीय फलन। एक दिशीय फलन, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसा फलन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान बढ़े और उसके परिणाम स्वरूप डिपेंडेंट वेरिएबल का मान बढ़े। तो एक दिशा में देखो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में परिवर्तन ऊपर की ओर हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, तो डिपेंडेंट वेरिएबल में भी परिवर्तन पॉजिटिव हो रहा है। लेकिन वहीं जब अगर एक्स का मान घटने लगे तो वाई का मान भी घटे। तो इस प्रकार के फलन को, और इस प्रकार का जो फलन होता है, इसमें दोनों वेरिएबल क्या होते हैं, एक ही सिंबल के साथ आते हैं। यानी देखो, इसके पहले क्या है, इसके एक्स के पहले पॉजिटिव सिंबल है, वाई के पहले पॉजिटिव सिंबल है, तो हम इस फलन को क्या कहेंगे, एक दिशीय, क्या होता है, एक दिशीय फलन के नाम से जानेंगे, अर्थात एक दिशा में इसमें वृद्धि देखी जा सकती है। वहीं अगर आपके पास y है और वो निगेटिव सिंबल के साथ है, और उसके साथ x भी निगेटिव सिंबल के साथ है, तो इस प्रकार का जो वेरिएबल होता है, इस वेरिएबल को हम लोग एक दिशी फलन कहेंगे, क्योंकि इसमें भी देखिए निगेटिव सिंबल है और यहां पर भी निगेटिव सिंबल है, तो इस प्रकार को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है दूसरा, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन वो फलन होता है जिसमें एक वेरिएबल का मान बढ़ता है तो उसके परिणाम स्वरूप दूसरे वेरिएबल का मान कम होता है। ठीक है, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान बढ़ेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मान घटेगा, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मान घटेगा तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मान बढ़ेगा। और इस प्रकार के फलन जो होते हैं y इक्वल टू -x + 20 इस तरह होता है। यानी इसमें एक वेरिएबल के साथ ऋणात्मक सिंबल है तो दूसरे वेरिएबल के साथ धनात्मक सिंबल लगा होता है। यानी एक वेरिएबल जो होगा उसका अपोजिट सिंबल ही दूसरे वेरिएबल के साथ होगा।
ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारे पास दो प्रकार के फलन होते हैं, एक दिशी, जो एक आपका दिशी धनात्मक यानी बढ़ोतरी वाला फलन, और एक दिशी घटोत्तरी वाला फलन। तो इस प्रकार दो फलन के साथ हम लोग काम करेंगे और इन फलनों को बनाना सीखेंगे। चलिए, अब आप अपने प्रश्न पत्र पूछ सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ समस्या आपको आई होगी। तो उन प्रश्नों को हम देख लेते हैं कि आपको क्या समस्या आई है। चलिए, बोलिएगा।